एक ऐसी दुनिया जहां वफादारी कमजोरी हो और धोखाधड़ी काबिल तारीफ। जब जासूसों और दहशतगर्दों का बेरहम माफिया पाकिस्तान को तोड़ने की साजिश करता है, तो एक नौजवान जो पुलिस के लिए मतलूब, वांटेड, इंटेलिजेंस की नजर में दहशतगर्द, कौम के लिए गद्दार, जिसके पास खोने को कुछ भी नहीं, जब उसे कहा गया कि मुल्क से गद्दारी करो और अपनी जान बचा लो, तो वो इनकार कर देता है। Let's find him. और उन्हीं गद्दारों और मुल्क के दुश्मनों के लिए मौत का पैगाम बन जाता है। रियासत का सबसे बड़ा दुश्मन करार पाने के बावजूद वो अपनी कौम की इकलौती उम्मीद बन जाता है। अपनी आज़ादी से बढ़कर किसी मकसद के लिए लड़ने वाला, मुल्क दुश्मनों को खत्म करने के लिए जान की बाजी लगा देने वाला बाजीगर। हम एक वसीउ अरीज फैक्ट्री के आहनी गेट तक पहुंच चुके थे। ग्लोरिया ने अली मुराद को आगे बढ़ाया और कहा कि चौकीदार से तुम बात करो, वो भी सिंध के किसी इलाके का रहने वाला है। तुम्हारी बात सुनकर वो आसानी से गेट खोल देगा। हम लोग गेट के दाएं और बाएं छुप कर खड़े हो गए। अली मुराद ने आगे बढ़कर जोर से गेट पर दस्तक दी। दस्तक की आवाज सन्नाटे में दूर तक गूंज उठी। दूसरी दस्तक के बाद किसी ने बुलंद आवाज में पूछा, केड़ा है? मुराद अली बोला, साईं मैं परदेसी हूँ, यहाँ मेरा एक दोस्त होता है। अंदर से झुंझुलाई हुई आवाज आई, अड़े बाबा केड़ो दोस्त। और साथ ही बुलंद बाला फाटक की जेली खिड़की खुल गई। दूसरे ही लम्हे बोलने वाला सामने आ गया। उसने जूं ही सर बाहर निकाला, तैमूर ने लपक कर उसकी गर्दन दबोच ली। उसके हलक से आह की लाजानी आवाज निकली। फिर वो धड़ाम से बाहर आ गिरा। उसके कंधे में लटकी हुई राइफल झूल रही थी। अली मुराद ने आगे बढ़कर फौरन राइफल पर कब्जा कर लिया। फिर तैमूर ने उसका गिरबान पकड़कर उठा लिया और उसे झटका देकर बोला, जरा सी भी आवाज निकाली तो जिबाह कर दूंगा। चौकीदार थोड़ी देर को सरासीमा हो गया, फिर संभल कर बोला, बात क्या है साईं, आप लोग क्या चाहते हो? तैमूर ने उसके गिरबान को एक और झटका दिया। बोला, साहब का मेहमान कहाँ ठहरा हुआ है? वो बोला, साहब का मेहमान अंदर ही है। और तैमूर के जन्नाटेदार थप्पड़ से उसका जुमला अधूरा रह गया। बोला, ये हम भी जानते हैं कि वो अंदर है। मैंने पूछा था कि वो किस जगह ठहरा है। वो बोला, आप उधर से सीधे जाओगे तो सबसे पहले फैक्ट्री का दफ्तर आएगा। उस दफ्तर में फैक्ट्री का स्टाफ बैठता है। उसके साथ ही स्टोर है। उसके बिल्कुल साथ साहब का कमरा है। उस पे साहब के नाम की तख्ती भी लगी हुई है। साहब के कमरे के सामने बड़ा सा एक हॉल है। आप हॉल में जाओगे तो बिल्कुल कोने में एक कमरे का दरवाजा नजर आएगा। उसी कमरे में मेहमान ठहरा हुआ है। तैमूर ने हंसकर कहा, मैं तो समझ रहा था कि उस दरवाजे के पीछे एक और दरवाजा होगा, फिर अंदर छोटी सी एक कोठरी होगी। उस कोठरी में तोते का पिंजरा लटक रहा होगा। उस तोते को चूरी खिलाओगे तो वो सलाम करेगा और मेहमान का पता बता देगा। मगर अंदर जाते वक्त मुड़कर मत देखना, वरना पत्थर के हो जाओगे। चौकीदार ने हैरत से तैमूर को देखा। बोला, हैं साईं? मैंने झुंझुला कर कहा, फॉर गॉड सेक तैमूर, इस वक्त भी तुम्हें मजाक सूझ रहा है? अब इसे कुछ देर के लिए लंबा कर दो और अंदर चलो। तैमूर ने कहा, 1 मिनट। फिर चौकीदार से बोला, दूसरा चौकीदार कहाँ है? उसने गालिबन अंधेरे में तीर फेंका था, वरना उसे क्या मालूम था कि यहाँ कोई दूसरा चौकीदार भी है। चौकीदार ने थूक निगल कर कहा, दूसरा चौकीदार? वो भी अपने कमरे में सो रहा होगा, अभी आधे घंटे पहले सोने गया है। तैमूर ने पूछा, उसका कमरा किधर है? चौकीदार ने कहा, उसका कमरा फैक्ट्री के पीछे है साईं। तैमूर ने अचानक रिवॉल्वर नाल की तरफ से पकड़ा और दस्ता चौकीदार के सर पर दे मारा। वो लहराता हुआ जमीन की तरफ गिरता चला गया, मगर उसे गिरने से पहले ही तैमूर ने थाम लिया। फिर अपने बैग में से रस्सी निकाली और चौकीदार के हाथ पांव बांधकर उसे फैक्ट्री के बाहर ही डाल दिया। उससे फारिग होकर हम अंदर की तरफ बढ़े। चौकीदार ने वो तमाम गुफ्तगू उर्दू में की थी, इसलिए ग्लोरिया के पल्ले कुछ नहीं पड़ा। वो बार बार मुझसे पूछ रही थी कि हमारा शिकार कहाँ है, मगर मैं जानबूझकर उसे नहीं बता रहा था। गेट से लेकर फैक्ट्री की असल इमारत तक खासा फासला था। हम लोग उस वक्त खुले मैदान में थे। मैंने सोचा कि अगर इस वक्त कोई फैक्ट्री के ऑफिस में मौजूद हुआ तो हमें दूर से ही देख लेगा। बिलाखिर हम फैक्ट्री की इमारत तक पहुंच गए। चौकीदार ने हमें गलत नहीं बताया था। एमडी के ऑफिस के सामने बड़ा सा हॉल था। मैंने बहुत एहतियात से दरवाजे का हैंडल घुमा दिया। दूसरे ही लम्हे दरवाजा खुल गया। हम दबे पांव अंदर दाखिल हुए। मैंने अली मुराद को गेट पर निगरानी के लिए छोड़ दिया। यहाँ भी मैंने तैमूर को हॉल के बाहर छोड़ दिया। हम अगर किसी खतरे में घिर जाते तो तैमूर हमारी मदद कर सकता था। हॉल में घुप अंधेरा था। मुझे अफसोस हुआ कि मैं पेंसिल टॉर्च लेकर क्यों नहीं आया। मेरे पास माचिस मौजूद थी, मगर मैं माचिस की तीली जलाने का खतरा मोल नहीं ले सकता था। तीली जलने से एकदम शोला बुलंद होता
उसकी रोशनी से वो गैर मुल्की भी होशियार हो सकता था। मुमकिन है वो इस वक्त भी जाग रहा हो। मैंने दाईं तरफ हटकर दीवार को हाथ लगाया और दीवार के सहारे आगे बढ़ा। ग्लोरिया मेरे साथ साथ थी। वो भी दीवार टटोल कर आगे बढ़ रही थी। मैं आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ दूसरे सिरे तक पहुंचा, वहां से बाईं तरफ मुड़ गया, फिर बहुत मोहतात अंदाज में आगे बढ़कर मैं दरवाजे तक पहुंच गया। मैंने आहिस्तगी से दरवाजे का हैंडल घुमाया, मगर तवक्को के ऐन मुताबिक दरवाजा अंदर से बोल्ट था। मैं चंद लम्हे सोचता रहा, फिर ग्लोरिया से सरगोशी में बोला, दरवाजा अंदर से बोल्ट है। वो बोली, उसे दस्तक देकर उठाओ और बताओ कि मैं चौकीदार बोल रहा हूँ, आपका फोन है। मैंने आहिस्तगी से दरवाजे पर दस्तक दी। चंद लम्हे इंतजार करने के बाद मैं दोबारा दस्तक देने ही वाला था कि अंदर से गुर्राती हुई आवाज आई, हु इज देयर? मैंने हत्तुल इम्कान चौकीदार के लबो लहजे और आवाज की नकल उतारते हुए कहा, हम चौकीदार हूँ साईं। वो इटालियन न जाने मेरी बात समझ भी पाया था या नहीं, मगर उसने दरवाजा खोल दिया और भर्राई हुई आवाज में बोला, व्हाट इज रॉन्ग विद यू? मैंने फिर चौकीदार की नकल उतारी, कहा, आपका फोन है साईं। उसने हैरत से दोहराया, टेलीफोन? माइन? नाइट बल्ब की मध्यम रोशनी में उसे मैंने बुरी तरह चौंकते देखा। फिर वो गैर महसूस अंदाज में पीछे हटने लगा। मुझे एकदम एहसास हुआ कि मुझसे कोई गलती हो गई है। मैंने फुर्ती से मशीन पिस्टल निकाल लिया और गरज कर बोला, अपनी जगह से हिलने की कोशिश मत करना, वरना। मैंने जुमला अधूरा छोड़ दिया। ग्लोरिया बोली, इसे साथ ले चलो कामरान, मुझे इससे कुछ मालूम करना है। इटालियन ने हैरत से कहा, ग्लोरिया तुम? ग्लोरिया ने जहरीले लहजे में कहा, हाँ मैं अभी जिंदा हूँ। अब तुम वक्त जाया किए बगैर हमारे साथ चलो। वो उस वक्त छोटे से एक निक्कर में मलबूस था, ऊपरी जिस्म बरहना था। उसने एक नजर अपने जिस्म पर डाल ली और बोला, मैं कपड़े तो पहन लूं? ग्लोरिया ने सख्त लहजे में कहा, तुम अपनी जगह से नहीं हिलोगे। फिर वो मुझसे मुखातिब हुई, कामरान इसे कपड़े दे दो। कमरे में ना काफी रोशनी थी, स्विच बोर्ड दरवाजे के पास ही था। मैंने हाथ बढ़ाकर लाइट ऑन कर दी। अचानक रोशनी होने से मेरी आंखें चुंधिया गईं। इटालियन भी उल्लू की तरह पलकें झपका रहा था। उसके कपड़ों की तलाश में मैं बेड की तरफ बढ़ा तो हैरान रह गया। बेड की साइड टेबल के साथ एक जदीद किस्म की 7mm राइफल रखी थी। चौंकाने वाली बात यह थी कि उस पे इंतहाई ताकतवर टेलीस्कोप थी, गोया वो किसी को बहुत दूर से निशाना बनाना चाहता था। बेड की पुश्त पर उसकी शर्ट पड़ी थी। मैंने शर्ट उठाई तो मेरी नजर तकिए पर पड़ी। तकिए के नीचे से कुछ तस्वीरें दिखाई दे रही थीं। मैंने तकिया उठाया तो उसके नीचे कई पोस्ट कार्ड्स और पासपोर्ट साइज तस्वीरें थीं। वो तस्वीरें देखकर मैं बुरी तरह चौंक उठा। तमाम तस्वीरें मुल्क के मशहूर मारूफ सियासी लीडरों की थीं। ये सब बहुत हरदिल अजीज और मुखलिस सियासी रहनुमा थे। पुलिस के एक अफसर आला सलाहुद्दीन सुल्तान की तस्वीर भी थी। तस्वीरें देखकर मेरे जहन में झमाका सा हुआ, गोया वो इटालियन इनमें से किसी को या सबको कत्ल करने का इरादा रखता था। मैंने तमाम तस्वीरें उठाकर जैकेट की अंदरूनी जेब में रख ली। फिर मैंने पैंट और शर्ट इटालियन की तरफ उछाल दी। उससे पहले मैंने उसकी जेबों की तलाशी ले ली। इटालियन ने कपड़े पहन लिए तो मैंने बैग में से रस्सी निकाली और इटालियन के दोनों हाथ पुश्त पर ले जाकर बांधकर उसे बाहर की तरफ धकेला। वो भिन्ना कर बोला, तुम लोग ये अच्छा नहीं कर रहे हो, मेरा सिफारत खाना। मैंने उसके मुंह पर इतनी जोर से थप्पड़ मारा कि मेरा हाथ झंझना उठा। इटालियन दीवार से टकरा गया। मैंने कहा, अब अगर बकवास की तो जबान काट के हाथ पे रख दूंगा। मैंने उसके बाल को पकड़कर जोरदार झटका दिया, कहा, चलो बाहर निकलो। ये कहते हुए मैंने उसकी राइफल उठा ली। बाहर निकलकर मैंने उसे तैमूर के हवाले कर दिया। हम लोग उस इटालियन को लेकर बाहर पहुंचे तो अली मुराद आलम इस्तराब में टहल रहा था। मैंने उससे गाड़ी वहीं लाने को कहा, फिर आगे बढ़कर चौकीदार को झाड़ियों में से निकाल लिया। वो बेचारा अभी तक बेहोश था। मैंने उसके हाथ पांव खोले और उसे गेट के अंदर लिटाकर गेट बंद कर दिया। इतनी देर में अली मुराद गाड़ी लेकर आ गया। इटालियन ने गाड़ी में सवार होते वक्त भी कुछ गर्मी दिखाई। जवाब में तैमूर के हाथ से दोबारा मार खाई। मैंने इटालियन से पूछा, हाँ अब बताओ ये तस्वीरें तुम्हारे पास क्यों हैं? वो खामोशी से पलकें झपकाने में मसरूफ था। वापसी पर हमने इटालियन को सर्वेंट क्वार्टर के एक कमरे में बांध कर लटका दिया था। उसकी खामोशी पर मुझे गुस्सा आया तो मैंने उसके मुंह में कपड़ा ठूंसा और उसे मार मार कर अधमुआ कर दिया। मैं उसे मार मार कर थक गया तो उसे तैमूर के हवाले कर दिया और कहा कि जब तक ये जबान न खोले इसे मारते रहो। मैंने तैमूर को अपने पीछे आने का इशारा किया और बाहर निकल गया। बाहर जाकर मैंने तैमूर से कहा, अब सुबह तक इसे सोने दो, सुबह इससे फिर पुछगिछ करेंगे। हाँ, इसके हाथ पैर बहुत अच्छी तरह बांधना, कहीं ऐसा ना हो कि यही सलूक ये हमारे साथ भी करे जो हम इसके साथ करते आए। मैं वहां से सीधा अपने कमरे में पहुंचा। सियासी रहनुमाओं की तमाम तस्वीर मैंने बैग के साइड पॉकेट में रख दी और जूते उतार कर बिस्तर पर ढह गया। तमाम रात भाग दौड़ में गुजर गई थी। मेरा जिस्म भी बुरी तरह थक गया था। लेटते ही मुझे नींद आ गई। मैं सोकर उठा तो खूब हशाश बशाश था।
मैं तैयार होकर ड्राइंग रूम में पहुंचा तो ग्लोरिया अखबार पढ़ने में मसरूफ थी। मुझे देखकर वो चहकती हुई आवाज में बोली, वडेरे की मौत को अखबारात ने कुछ ज्यादा ही अहमियत दी है। तकरीबन हर अखबार में उसके मरने की खबर मौजूद है। मैंने उर्दू का एक कसीरुल अशात रोजनामा उठा लिया। फ्रंट पेज पर ही वडेरे की तस्वीर और खबर मौजूद थी। उसकी सुर्खी कुछ यूं थी, मुल्क के मारूफ सियासतदान का लर्जा खेज कत्ल। तफसीली खबर कुछ यूं थी, साबिक एमएनए रईस अहमद बख्श और उनके मुहाफिजों को बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। रईस अहमद बख्श रात एक पार्टी से लौट रहे थे कि उनके घर से कुछ फासले पर डाकुओं ने उन्हें घेर लिया और उसी वक्त मौत के घाट उतार दिया। रईस अहमद बख्श का एक गार्ड जिंदा बच गया है, मगर अभी तक उसकी हालत खतरे से बाहर नहीं है। कत्ल की इस वारदात में रईस अहमद बख्श के अलावा उनके 2 गार्ड्स भी जाँ बहक हो गए। अखबार एक तरफ फेंक कर मैं नाश्ते की तरफ मुतवज्जे हो गया। हम उठने ही वाले थे कि बंगले का एक मुलाजिम हैरान परेशान कमरे में दाखिल हुआ और बोला, साईं पुलिस आ गई है। मैं वहशतज़दा अंदाज में खड़ा हो गया और खिड़की से बाहर देखा। पुलिस की जीप वहां मौजूद थी। अली मुराद ने कहा, आप बैठो साईं। पुलिस की इतनी जुर्रत कैसे कि वो बेधड़क इस बंगले में दाखिल हो सके? ये कहकर वो तेज तेज कदमों से बाहर निकल गया। मैं और तैमूर खिड़की के नजदीक ही खड़े मुसलसल पर्दा हटाकर झांक रहे थे। अली मुराद उसके नजदीक पहुंचा तो पुलिस की जीप में से एक इंस्पेक्टर निकला। अली मुराद ने आगे बढ़कर उससे हाथ मिलाया और उससे कुछ पूछा। मैं इतनी दूर से सिर्फ वहां का मंजर ही देख सकता था, आवाजें सुनाई नहीं दे रही थी। फिर पुलिस इंस्पेक्टर कुछ हंसकर बोला तो अली मुराद ने नफी में सर हिलाया। इंस्पेक्टर ने जवाब में फिर कुछ कहा। इस मर्तबा मुराद ने न सिर्फ नफी में सर हिलाया बल्कि जवाब में वो कुछ बोला भी। इस मर्तबा अली मुराद के चेहरे पर संजीदगी थी। इंस्पेक्टर चंद लम्हे उसे घूरता रहा, फिर तेजी से जीप में बैठ गया। जीप का इंजन स्टार्ट हुआ और ड्राइवर ने खासी तेज रफ्तारी से उसे रिवर्स किया। उसी वक्त न जाने कहां से 2 खौफनाक किस्म के ब्लड हाउंड्स दौड़ते हुए आए और जीप के साथ साथ दौड़ने लगे। अली मुराद अगर उन्हें डांट कर वापस न भेजता तो वो यकीनन खुली हुई खिड़की में से इंस्पेक्टर या ड्राइवर पर हमला कर देते। मुझे हैरत इस बात पर थी कि जब ग्लोरिया चोरों की तरह लॉन में छुपी बैठी थी तो वो कुत्ते कहाँ थे? वो तो चश्मे ज़दन में ग्लोरिया की बोटी बोटी कर देते, मगर फौरी तौर पर तो मुझे उन पुलिस वालों की फिक्र थी। अली मुराद वापस आया तो उसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। मेरे पूछने से पहले उसने खुद ही बता दिया कि वो इंस्पेक्टर बड़े साईं से मिलने आया था। मैं गर्म हो गया कि आखिर गाड़ी अंदर लाने की क्या जरूरत थी। उसने कहा कि इसमें मेरा कसूर नहीं है बल्कि तुम्हारे चौकीदार का है। उसने मेरी जीप देखते ही दरवाजा खोल दिया था। मैं उसे अच्छी तरह जानता हूँ। वो कई बार डीआईजी के साथ गोठ भी आ चुका है शिकार के लिए। मैंने कुछ सोच कर कहा, चौकीदार को बुलाओ। चौकीदार के आने के बाद मैंने उससे पूछा, तुमने पुलिस की जीप देखकर बगैर किसी पूछगिछ के गेट क्यों खोल दिया? चौकीदार बोला, साईं वो अफसर पहले भी बड़े साईं के पास आता रहा है। मैं उसे अच्छी तरह जानता हूँ। वो कई बार डीआईजी के साथ गोठ भी आ चुका है शिकार के लिए। मैंने उसे कहा, बहरहाल अब मेरी एक बात समझ लो, आने वाला चाहे चीफ सेक्रेटरी ही क्यों ना हो, तुम अली मुराद की या मेरी इजाजत के बगैर गेट नहीं खोलोगे, समझ गए? चौकीदार बोला, जी साईं समझ गया। वो बाहर जाने को मुड़ा। मेरे जहन में अचानक एक और ख्याल आया और मैंने आवाज देकर उसे रोक लिया। मैंने कहा, एक बात तो बताओ, जब हम यहाँ आए थे तो कुत्ते नहीं थे, उनकी आवाजें अलबत्ता आ रही थी। वो गैर मुल्की औरत जिसने हम पर हमला किया था वो भी काफी देर लॉन में छुपी रही। उस वक्त वो कुत्ते कहाँ थे? वो बोला, साईं अली मुराद का हुक्म है कि दिन के वक्त कुत्तों को बंद रखो, वरना ये पोस्टमैन, धोबी या किसी भी आने वाले को फाड़ खाएंगे। नाश्ते से मैं फारिग हो ही चुका था। ग्लोरिया भी बोर हो रही थी। मैंने सोचा कि अपने कैदी की खबर ली जाए। मैंने इंग्लिश के 2-3 अखबार उठाए और ग्लोरिया के साथ उस इटालियन के पास पहुंच गया। वो दरवाजे की तरफ पुश्त किए लेटा था। हमारी आहट सुनकर उसने इंतहाई नफरत भरे लहजे में हमारी तरफ देखा और उसने यूं ही अपने सिफारत खाने का नाम लिया। मैंने बुरी तरह उसे झिड़क दिया और कहा, पहले तुम ये अखबार पढ़ लो, फिर बात होगी। मौत का खेल शुरू हो चुका है। लम्हे भर को उसके चेहरे का रंग मुतगय्यर हुआ। फिर उसने अखबार उठा लिए। वडेरे के कत्ल की खबर पढ़ के उसके चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगीं। उसने भर्राई हुई आवाज में कहा, तो ये तुम लोगों का काम है? ग्लोरिया ने तंज किया। बोली, नहीं, आसमान से फरिश्ते आए थे। मैंने सर्द लहजे में कहा, अब तुम ये बताओ कि तुम यहाँ किस मिशन पर आए थे? इटालियन ने ढिठाई से कहा, कैसा मिशन? वो अब अपनी हालत पर काबू पा चुका था। मैंने दांत पीस कर कहा, देखो मुझसे अड़ने की कोशिश मत करो। अगर सच बोल दिया तो मुमकिन है मैं तुम्हारी जान बख्शी कर दूं, वरना ग्लोरिया तो तुम्हारे खून की प्यासी हो रही है। इटालियन ने कहा, मैं एक टूरिस्ट हूं और दुनिया घूमने की गरज से निकला हूं। मैं यहाँ से इंडिया जाऊंगा, फिर नेपाल। और मेरे सन्नाटेदार थप्पड़ की गूंज में उसकी बात बीच में रह गई। वो उलट के बेड पर गिर पड़ा। मैंने जहरीले लहजे में कहा, मैंने कहा था ना कि मैं सिर्फ सच
और सच सुनना चाहता हूँ। फिर तंजिया लहजे में कहा, अगर तुम महज सयाह हो तो तुम्हारे पास मेरे मुल्क की अहम शख्सियात की तस्वीरों का क्या काम? इटालियन बोला, ये तो मेरी हॉबी है। मैं जिस मुल्क में भी जाता हूँ वहाँ की नुमाया शख्सियात की तस्वीरें लेकर उनकी पुश्त पर उन्हीं लोगों के ऑटोग्राफ लेता हूँ। मैंने मजे का खेज लहजे में कहा, हमारी हॉबी इससे भी अजीब है। जो शख्स हमारे मुल्क की नुमाया शख्सियात से ऑटोग्राफ लेता है, खास तौर पर तस्वीरों की पुश्त पर, हम भी उसकी पुश्त पर ऑटोग्राफ देते हैं। ऑटोग्राफ क्या, मामूली सा एक सुराख होता है, फिर वो किसी का ऑटोग्राफ लेने के काबिल नहीं रहता। मैंने पिस्टल निकाल कर उंगली में घुमाई। इटालियन ने अपने लहजे में खुद एतमादी पैदा करने की कोशिश की, मगर उसकी आवाज उसका साथ न दे पाई। बोला, तुम मुझे खौफजदा नहीं कर सकते मिस्टर कामरान? मैंने तल्ख लहजे में कहा, खौफजदा? मैं तो तुम्हारा वो हशर करूंगा कि कभी कोई गैर मुल्की जासूस इधर रुख करने की जुर्रत नहीं करेगा। तैमूर ने कहा, चलो ये तस्वीरें तो तुम्हारी हॉबी हैं। वो कमरे में दाखिल होते हुए अचानक बोला, मगर ये इसराइली साख्त उजी राइफल टेलीस्कोप समेत तुम्हारे पास क्यों है? वो बोला, ये राइफल? मैंने उसकी बात काट दी, कोई कहानी नहीं, मैं सिर्फ सच सुनना चाहता हूँ और सच उगलवाना भी जानता हूँ। इटालियन बोला, मैं सच ही बोल रहा हूँ, मुझे ये राइफल पसंद आई तो मैंने खरीद ली। मैंने कहा, तुम ऐसे नहीं बताओगे, तुम्हारे लिए दूसरा ही तरीका इस्तेमाल करना पड़ेगा। तैमूर एकदम बिफर गया, बोला, तू हमें क्या बिल्कुल उल्लू का पट्टा समझता है? ये राइफल यहाँ कब मिलती है? मैं जानता था कि इटालियन इतनी आसानी से सच नहीं उगलेगा। वहाँ हम उस पर ज्यादा तशद्दुद भी नहीं कर सकते थे। उसकी चीखों पुकार आसपास के बंगलों तक भी जा सकती थी। मैंने ग्लोरिया और तैमूर को वापस चलने का इशारा किया और खुद भी बाहर आ गया। दूसरे कमरे में अली मुराद किसी से फोन पर बातें कर रहा था। वो फोन करके फारिग हुआ तो मैंने उससे पूछा, अली मुराद, यहाँ कोई ऐसी जगह है जहाँ कैदी की चीखों पुकार सुनने वाला कोई ना हो? अली मुराद चंद लम्हे सोचता रहा, फिर बोला, इस ब्लॉक के आखिरी सिरे पर अभी आबादी नहीं हुई है। कुछ लोगों ने अपने प्लॉटों पर बाउंड्री वॉल जरूर बनवाई है, मगर वहाँ दूर दूर तक कोई आबाद मकान नहीं है। एक मकान वहाँ तकरीबन मुकम्मल है, कुछ कमरों का सिर्फ प्लास्टर होना बाकी है। उसमें खिड़कियां दरवाजे तक लग गए हैं। सक्खर के एक मारूफ वकील का है। आजकल वहाँ की चौकीदारी भी अपने ही गोट का एक आदमी कर रहा है। हम इस गोरे को वहीं ले चलते हैं। वहाँ पूरी कुव्वत से भी चीखेगा तो सुनने वाला कोई नहीं होगा। दूर दूर तक वहाँ कोई मकान ही नहीं है। तैमूर बोला, ठीक है, इसे फिर वहीं ले चलते हैं। तुम गाड़ी में जरूरत की कुछ चीजें रख लो, मुमकिन है हमें वहाँ 2-4 दिन रहना पड़े। आधे घंटे के बाद हम उस इटालियन को लेकर रवाना हो गए। अली मुराद ने गाड़ी में जरूरत का तकरीबन तमाम सामान रख लिया। चलते हुए तैमूर ने असलहे वाला एक बैग और टाइम पीस भी उठा ली। वो बंगला वाकई वीराने में था और अभी नामुकम्मल था। अगर मुकम्मल हो भी जाता तो कोई उस वक्त वहाँ रहने का तसव्वुर भी नहीं कर सकता था। वहाँ से नज़दीक तरीन आबादी भी तकरीबन 8 किलोमीटर थी। इस वीराने में तो भूत ही बसेरा करते थे। बंगले का चौकीदार, जो अली मुराद के गोठ का आदमी था, पहली नजर में भूत ही नजर आया। उसके चेहरे पर घनी दाढ़ी मूछें थीं और सिवाय आंखों के कुछ दिखाई न देता था। मैं खुद को दराज कद समझता था, मगर उसका कद मुझसे भी ज्यादा था। उसने गहरे ब्राउन रंग की ढीली ढाली शलवार कमीज पहन रखी थी, सर पर पगड़ी थी और आंखों में ऐसी वहशत थी जैसे अभी किसी को कत्ल करके आया हो। अली मुराद ने उसे खुदा डीनू के नाम से मुखातिब किया। सिंधी में कहा, हम यहाँ बड़े साईं के एक दुश्मन को लाए हैं। नासिर साईं के कत्ल में इसका भी हाथ है। हम इससे कुछ पूछगिछ करना चाहते हैं, मगर तुम किसी को कुछ नहीं बताओगे। बस ये समझ लो कि हम यहाँ आए ही नहीं। तुम्हारा काम सिर्फ इतना है कि कोई मुश्तबा आदमी बंगले में दाखिल होने की कोशिश करे तो उसे गोली मार दो। अली मुराद ने बगैर किसी तमहीद के उसे कम से कम अल्फाज में तफसील बता दी। खुदा डीनू ने कहा, साईं फिक्र ही मत करो, अगर नासिर साईं का कातिल है तो मैं खुद भी इसके टुकड़े कर दूंगा। आप बेफिक्र होकर पूछगिछ करो। अगर वकील साहब भी आया तो वो भी अंदर नहीं आ सकेंगे। फिर तैमूर ने खुदा डीनू की मदद से गाड़ी में लदा हुआ सामान उतारा। अली मुराद ने खासी अक्लमंदी का सबूत दिया था। खाने पीने की अशिया के साथ साथ वो एक जनरेटर, गैस का एक सिलेंडर, चूल्हा और बड़ी बड़ी 2 दरियां भी ले आया था। एक बेडरूम में इटालियन को बंद करने के बाद तैमूर असलहे का बैग खोल कर बैठ गया। असलहे के अलावा उस बैग में ट्रांसमीटर भी थे। खुदा डीनू ने एक दूसरे बेडरूम में दरियां बिछा दी थी। मैं, ग्लोरिया और तैमूर उसी बेडरूम में जा बैठे। आराम से बैठते ही ग्लोरिया ने पूछा, तुम लोग आपस में बातें करो जब तक चाय बना लूं। अली मुराद ने कहा, आप बैठे हैं, खुदा डीनू बहुत जबरदस्त चाय बनाता है और खाने भी पकाता है। उसने खुदा डीनू से चाय बनाने को कहा। तैमूर ने आते ही अपना बैग खोल लिया और उसमें से भांत भांत की चीजें निकाल रहा था। उसमें दूरमार, फोल्डिंग राइफल्स, टाइम बम, दस्ती बम और न जाने क्या कुछ भरा हुआ था। मैं बहुत गौर से उसकी हरकत का जायजा ले रहा था।
उसने टाइम पीस का पिछला हिस्सा खोला और फ्यूज की तरह उसमें कुछ फिट करने लगा। वो 10 मिनट के अंदर अंदर अपने काम से फारिग हो गया और बोला, मैंने इस टाइम पीस में खासा तबाहकुन बम रख दिया है जो टाइम पीस के अलार्म से मुंसलिक है। घड़ी में जिस वक्त का अलार्म भी सेट किया जाएगा वो बम उसी लम्हे फट जाएगा। चाय पीने के बाद हम इटालियन के पास पहुंचे। वो नंगे फर्श पर दीवार से टेक लगाए बैठा हुआ था। तैमूर ने तपे हुए लहजे में कहा, पहले मैं अच्छी तरह इसकी मुरम्मत कर लूं, उसके बाद भी इसने जबान न खोली तो इसे अंधा कर दूंगा। ये जुमला उसने इंग्लिश में अदा किया था ताकि वो इटालियन भी सुन ले। मैंने इटालियन से कहा, अब भी सच बोलोगे या तैमूर को इजाजत दे दूं मिस्टर? हाँ, तुमने अभी तक अपना नाम नहीं बताया। वो बोला, मेरा नाम फर्डिनेंड है और मुझे जो कुछ कहना था कह चुका। शायद वो ज़हनी तौर पर तशद्दुद सहने को तैयार हो गया था। मैंने कहा, ओके मिस्टर फर्डिनेंड। मैं तैमूर और उसके दरमियान से यूं हट गया जैसे रेसलिंग का रेफरी हटता है। मैंने कहा, अब तुम जानो। और तैमूर, इटालियन ने हाथ उठाकर कहा, 1 मिनट। अगर तुम बीच में दखल अंदाजी न करो तो मैं तुम्हारे सूरमा की हड्डियां तोड़कर इसे कींचवे की तरह बेजरर कर दूंगा। मैंने पूछा, और अगर इसने तुम्हारी हड्डियां तोड़ दी तो? वो बोला, तो कुछ भी नहीं, उसके बाद चाहे तो ये मुझे जान से भी मार सकता है। मैंने फिर ना कर कहा, मगर तुम जबान नहीं खोलोगे। उसने चिढ़ाने वाले अंदाज में कहा, खुलवा सकते हो तो खुलवा लो। तैमूर झपट कर आगे बढ़ा। उसके मुंह पर इतनी जोर से थप्पड़ मारा कि चटाख की आवाज से कमरा गूंज उठा। उसके सुर्खो सफेद रुखसार पर तैमूर की उंगलियों के निशानात सख्त हो गए और एक होंठ भी फट गया। मगर उसका जवाबी हमला बहुत जबरदस्त था। उसने उछलकर तैमूर के फ्लाइंग किक मारी। उसका एक पैर तैमूर की पेशानी पर पड़ा और दूसरा सीने पर। तैमूर उलट कर गिरा, उसके साथ ही इटालियन भी गिरा, मगर फौरन ही खड़ा हो गया। उसने एक मर्तबा फिर तैमूर के चेहरे पर किक मारनी चाही, मगर वो फुर्ती से कलबाजी खा गया और उसका पैर पकड़कर घसीट लिया। इटालियन औंधे मुंह गिरा। उसने फौरन ही फिर उठने की कोशिश की, मगर तैमूर ने उसके पैर को फिर एक जोरदार झटका दिया और कलबाजी खाकर गर्दन पकड़ ली। मैं जानता था कि तैमूर का ये दाव बहुत खतरनाक है। इटालियन गर्दन छुड़ाने की कोशिश करता तो उसकी गर्दन टूट सकती थी। फिर तैमूर ने एक अजीब हरकत की। उसने इटालियन का चेहरा फर्श से लगाया और उसे बुरी तरह फर्श पर रगड़ दिया। उसके चेहरे की जिल्द जगह जगह से उधड़ गई और पूरा चेहरा खून में तर हो गया। फिर तैमूर ने पुश्त से उसके घुटने के जोड़ पर बाएं हाथ से कराटे का एक चोट मारा। इटालियन अजियतनाक अंदाज में कराहा। तैमूर ने यही अमल दूसरे पैर पर भी दोहराया और हाथ झाड़ कर खड़ा हो गया। फिर उसने इटालियन के पहलू में लात मार के उसे सीधा किया और बोला, उठो और मेरी हड्डियां तोड़ो।